AS 15 पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन करी थी। अब मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा। इसमें कितने तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए। इसमें हमारे पास हो गए, एक तो STEB, दूसरा PEEB तथा LTEB, और एक लास्ट में हो गए टर्मिनेशन बेनिफिट्स। तो जो STEB है, हम STEB में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। हम इसके लिए क्या करते हैं, मेक अ लायबिलिटी और मेक अ प्रोविजन फॉर अमाउंट पेबल इन 12 months, एब्सोल्यूट अमाउंट। हम इसके लिए STEB के लिए प्रोविजन बनाएंगे। शिवांश एक मिनट रुकना। अब तो हम अपने पास इसकी प्रोविजन बनाएंगे। इसके अंदर हमने अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए थे, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग इज STEB, और ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी एट एक्चुअल अमाउंट पेबल। इनमें हमारे पास एक विशेष बात है कि जो आपकी लीव सैलरी है जो आपने पे करनी है, वो लीव सैलरी को भी हम क्या कर देंगे, हम उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। वो प्रोविजन बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये कि क्या लीव्स को पहले हमें एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, क्या लीव्स इकट्ठी होनी चाहिए। द आंसर इज यस। इसको वो टेक्निकल वर्ड बोलता है लीव्स मस्ट फॉल ड्यू। इसका मतलब पहले छुट्टियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड लीव पॉलिसी शुड अलाउ लीव्स। क्या हमारी पॉलिसी में वो छुट्टियां इकट्ठी होकर अलाउ भी होनी चाहिए। हां, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक प्रोविजन। ये प्रोविजन किसके लिए बनेगी, फॉर एस्टिमेटेड लीव्स टू बी टेकन। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंप्लॉय की लीव्स 10 हैं पर हमें लगता है वो सिर्फ 6 ही ले पाएगा क्योंकि वो बड़ी सीनियर पोजीशन पर है। तो प्रोविजन जो बनेगी वो किसके लिए बनेगी, ओनली फॉर 6 लीव्स। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 10 की 10 हमको लगे तो हम 10 की प्रोविजन बनाएं, ये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ स्नेहा, लीव सैलरी, लीव इनकैशमेंट एक ही बात है। आप उसको कुछ और भी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म लीव, कॉम्पनसेटेड लीव, उसके ऑल्टरनेटिव नाम है वो, ठीक है। हमने कहा हमारे पास एक तो ये होता है, इसके अलावा आ गया हमारे पास पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर दो चीजें आ गई। एक तो हमारे पास आ गए कि इसके अंदर जो हमारे टाइप्स हैं बेनिफिट के, वो कौन कौन से हैं। वो दो तरह के बेनिफिट्स हैं, एक होते हैं DCP और एक होते हैं DBO। DCP कौन सा बेनिफिट है, देने रिटायरमेंट के बाद है। ये कौन से बेनिफिट हैं, वेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय make a contribution and deposits it with trusts government। हम भारत सरकार के पास उसको क्या कर देते हैं, जमा करा देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसमें हम रिकॉर्ड क्या करेंगे बताओ जरा, रिकॉर्ड एक्सपेंस फॉर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। क्या बात खत्म, इसमें और कोई झमेला नहीं है, जो पे कर दिया वही अमाउंट है, बात खत्म। DBO क्या है, जहां पर वेयर एम्प्लॉय डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, जहां एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, एंड इट्स डिपॉजिट्स विद गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है क्या, PUC मेथड। फुल फॉर्म बताओ क्या थी, प्रोजेक्टेड
यूनिट क्रेडिट मेथड, हम ये वाला मेथड लगाते हैं। What are the steps under this method? स्टेप नंबर 1, अब फटाफट से देखते हैं कौन कौन सा बच्चा मुझे बताता है। पीयूसी मेथड में जब आप काम करते हैं तो आपको क्या करना है? वेरी गुड हिमांशु। कैलकुलेट एस्टिमेटेड बेनिफिट्स। तो मुझे ये बताओ, जब आप एस्टिमेटेड बेनिफिट लेते हैं तो आपको क्या कोई अजम्पशंस लगानी पड़ती हैं? हाँ, you need to apply some assumptions. Certain demographic and financial assumptions are applied to estimate कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 पर आप क्या करते हैं? एलोकेट कर देते हैं बेनिफिट को, किसमें? ओवर पीरियड ऑफ सर्विस। जो सर्विस पीरियड बचा है उस बेनिफिट को लेने के लिए, उस बेनिफिट को लेने में 4 साल बचे हैं तो 4 से भाग कर देंगे, 5 हैं तो 5 से कर देंगे। वेरी गुड, मेरे पास धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं एलोकेशन का अगला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ सीएससी। कैलकुलेशन ऑफ सीएससी, हम सीएससी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना, जब सीएससी निकालोगे तो डिस्काउंट फैक्टर जो लेने हैं, फटाफट से बताओ इसमें क्या मजे की बात है। इसमें डिस्काउंट फैक्टर जैसे एफएम में हर जगह लेते हैं, यहां पर वो डिस्काउंट फैक्टर जो आते हैं वो उल्टे आते हैं, लेकिन रट्टा मत लगाना, आपको इसका लॉजिक बताया हुआ है। ओके, तो ये उल्टे आते हैं। मैं फिर भी आपको, क्योंकि ये वीडियो का यूज कब होगा, क्या ये वीडियो लास्ट के डेज में रिवीजन में काम आएगा, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया ऐसा करना है। और मुझे बताओ इसके बाद हम स्टेप नंबर 4 पे क्या करते हैं? हम इसके बाद इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट इन लायबिलिटी शीट्स, और हम चाहें तो इसके अंदर अपने पास उसका पीवीडीबीओ का अकाउंट भी बना करके दिखा सकते हैं। वी कैन मेक दी अकाउंट ऑल्सो फॉर इट। हमारे पास इसके अंदर ही, पीयूसी मेथड के अंदर ही, हम लास्ट के अंदर अपने पास जो बैलेंस सीडी होता है, वो सीडी किस पर बेस्ड होता है? वो एक्चुअरी की रिपोर्ट पर बेस्ड होता है। तो इससे हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर का डिफरेंस आ सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं एक्चुअरी का गेन या एक्चुअरी का लॉस ऑन डीबीओ, एंड इट कैन नॉट बी, ध्यान देना, इट कैन नॉट बी, इसको हम कभी डेफर कर सकते हैं? इट कैन नॉट बी डेफर्ड, ये डेफर नहीं हो सकता। ये सारा का सारा कहां चला जाएगा? इट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। अगर कभी हम अपने पास बेनिफिट को मॉडिफाई कर दें, क्या हो सकता है बेनिफिट को मॉडिफाई कर दें? हां, तो बेनिफिट को मॉडिफाई करके हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अगर मॉडिफाई किया और इंक्रीज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपकी जर्नल एंट्री क्या बनाई थी? आप एक बुक करेंगे, यूपीएससी अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ। व्हाट इज यूपीएससी? फुल फॉर्म इज अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये यूपीएससी तुरंत पीएनएल में नहीं जाएगा, इट विल बी डेफर्ड। ये बैलेंस शीट में कहां शो होगा? जब क्यों मैंने कहा ये पीएनएल में नहीं जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में कहां शो होगा? इट विल बी शोन एज डिडक्शन इन पीवीडीबीओ। ये पीवीडीबीओ में रिडक्शन के रूप में शो हो जाएगा। पीवीडीबीओ आपकी बैलेंस शीट में कहां जाएगी? ये आपकी लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगी। अगर इस पर प्लान एसेट होंगे तो प्लान एसेट भी इसमें माइनस हो जाएंगे, अगर कोई होता है तो। फिर इसमें आता है एक कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब होता है जहां इंप्लॉय से कहा भाई साहब बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, पीवीडीबीओ डेबिट हो जाएगा। क्या उससे रिलेटेड यूपीएससी क्रेडिट हो जाएगा? उससे रिलेटेड, इसका मतलब यह कि आपके सवाल में दिया होगा, आमतौर पे वो आपको बता देता है कि अगर वो 10% कम कर रहा है तो कहता है यूपीएससी भी 10% कम कर दो। लेकिन फिर भी अगर कुछ और लिखा हो कि इससे रिलेटेड यूपीएससी 20% है तो 20% कम हो जाएगा, और बाकी का डिफरेंस कहां चला जाता है? दैट गोज टू पी एंड एल अकाउंट। दिस इज कॉल्ड गेन ऑन कर्टेलमेंट, जो कि अल्टीमेटली हमारी बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इंप्लॉय बेनिफिट में चला जाता है। यह आपके पास डीबीओ की आइटम्स थी। इसके अलावा क्या कंपनी अपने पास प्लान एसेट्स भी बना सकती है?
यानी कंपनी अपने पास प्लान एसेट भी बना सकती है। हां, प्लान एसेट किस पर बनते हैं? डीबीओ पर बनते हैं। डीसीपी पर क्यों नहीं बनते? डीसीपी पर प्लान एसेट क्यों नहीं बनते? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कर दिया, सरकार को पैसे दे दिए, काम खत्म, इसके अंदर और कुछ नहीं है। लेकिन डीबीओ में आपने चूंकि लायबिलिटी बुक कर रखी है, इसके लिए पैसे कंपनियां जोड़ती हैं। जब प्लान एसेट जोड़ती हैं तो ये कहां जुड़ सकते हैं? एफडी खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनमें भी हमको एक अनुमान लगाना पड़ता है, वो अनुमान को बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैनेजमेंट के द्वारा किया गया एक एस्टीमेट है कि उनको कितना लगता है इसके अंदर हमारा रिटर्न आएगा। इस रेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है चार्जिंग रेट में। चार्जिंग रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 1 प्लस रेट माइनस 1, तो हमारे पास इफेक्टिवली चार्जिंग रेट आ जाता है। यह है चार्जिंग रेट। ये चार्जिंग रेट कौन सा वाला होता है? ये हाफ ईयरली का चार्जिंग रेट होता है। मैंने कहा हमको अपने पास प्लान एसेट्स के लिए क्या करना पड़ता है? उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसके अकाउंट में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं? बैलेंस बीडी जो हमेशा दिया होगा, सीडी जो हमेशा फेयर वैल्यू पर होगी, ये भी हमेशा गिवन होगा। जितना आपने और इन्वेस्ट कर दिया उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और जितना आपने पैसा वापस निकाल लिया उसे बोलते हैं बेनिफिट पेड। एक्सपेक्टेड रिटर्न को ढूंढना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न फर्स्ट 6 मंथ की कैसे निकालोगे? बीडी के ऊपर ही आप चार्जिंग रेट लगा दोगे, ठीक है। और जो सेकंड 6 मंथ है उसमें हम क्या करेंगे? बीडी पर फर्स्ट 6 मंथ की इनकम भी लेकर, कंट्रीब्यूशन भी लेकर, बेनिफिट पेड भी लेकर फिर से चार्जिंग रेट लगा देंगे, तो मेरे पास क्या निकलाएगा? उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस लेजर में जितना डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? एक्चुअली लॉस, या इधर आएगा तो एक्चुअली गेन। हमारे पास यहां पर इंस्टीट्यूट अक्सर एक्चुअल रिटर्न भी पूछता है कि एक्चुअल रिटर्न कितनी है। तो एक्चुअल रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या जोड़ देंगे हम? इसमें एक्चुअली गेन जोड़ देंगे या एक्चुअली लॉस माइनस कर देंगे? तो क्या निकल आएगा मेरे पास? एक्चुअल रिटर्न निकलकर चली आएगी। फिर इसके अलावा टर्मिनेशन बेनिफिट, यदि आपने पे कर दिए हैं तो ये चुपचाप खर्चे में चले जाएंगे। लेकिन आपने पे नहीं करे, लेकिन किसी को नौकरी से निकाल दिया है या उसको रिट्रेंच कर दिया है लेकिन पैसे नहीं दिए हैं, तो आप खर्चा भी बुक कर देंगे और इसकी प्रोविजन भी बना देंगे। ये प्रोविजन एब्सोल्यूट अमाउंट की बनेगी, क्योंकि आपने अभी इंप्लॉय को पैसे दिए नहीं है, तो आप उसका एब्सोल्यूट अमाउंट की प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि आप विद इन 12 मंथ आप पे कर देंगे। ये आपकी टोटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इस स्टैंडर्ड का, जिसमें से क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो इंस्टीट्यूट ने किस पर पूछे हैं? प्लान एसेट पर इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन उसने यहां पर भी पूछा था, उसका क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा था? इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आप बता रहे हैं कि मैं ढूंढूं? मुझे किताब निकालनी पड़ेगी ना। हाँ, जितनी बार मर्जी देख सकते हैं भाई साहब, मेरे को पेज नंबर भी नहीं पता यार। मिल गया। क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन था हमारे पास। वो क्वेश्चन कौन सा था? वो था सेटलमेंट अलाउंस का, वो है क्वेश्चन नंबर 11। एक और भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 तो थ्योरी का है। क्वेश्चन नंबर 12 किसका है? क्वेश्चन नंबर 12 इसका है, ठीक है। 13 भी इसका है, ठीक है। 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 थ्योरी का था, 9th हो गया। 8th क्वेश्चन कर्टेलमेंट का है, 8th क्वेश्चन कर्टेलमेंट का है। फिर इसके बाद 7th क्वेश्चन इसका है। फिर इसके बाद 6th क्वेश्चन में एक्चुअली गेन को डेफर करने की बात कर रहा है, तो एक्चुअली गेन ये रहा 6th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है छुट्टियों को क्या हम प्रोविजन, मेडिकल बेनिफिट की प्रोविजन बनाएंगे, थ्योरी का क्वेश्चन है। प्रोविजन बनानी है, इसके लिए क्वेश्चन 3rd का भी क्वेश्चन आया हुआ, दिस इज क्वेश्चन 3rd। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो सब थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ये थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दीज आर ऑल थ्योरी क्वेश्चन जिनको आपको रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हो गए, 8 हो गया, 9 हो गया, 10
11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। तो सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहां गया, 8 हो रहा, 9 10 11 12 13। ओके, तो दिस वाज योर स्टैंडर्ड। कैन वी से टीबीआर ऑन क्लेम बेसिस? शिवांश, असल में इसके अंदर ना कोई फ्यूचरिस्टिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो आप क्वेश्चन भेज रहे हैं कि टर्मिनेशन बेनिफिट्स ऑन क्लेम बेसिस है, इसमें कुछ फ्यूचरिस्टिक नहीं है। हम कोई 2 साल बाद 4 साल बाद पैसे नहीं देंगे। एम्प्लॉय को निकाला, तुरंत पैसे दे दिए। तो वी कैन सिंपली से कि हमने जो एक्रू हुआ उसी वक्त पे कर दिया। इसमें हद से हद ये हो सकता है कि आपने मार्च में निकाला और पेमेंट आपने अप्रैल में की, जिसकी वजह से प्रोविजन बनानी पड़ती है आपके। ओके, हिमांशु, ग्रेचुटी एक्ट में आप कैसे काम करते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। किसको ग्रेचुटी देनी है और किसको नहीं, वो अपने पास हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको मैं दूंगा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने पास नया टॉपिक। इसका मैं प्रिंट आउट ले लेता हूं।